जय हिंद। जी गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग अपनी बायोलॉजी की क्लास जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर बायो के दृष्टिकोण से देखें यानी 10th क्लास की बायो की क्लास के हिसाब से तो ये हमारा पहला लेक्चर होगा। वैसे बायो के क्लास के नाम पे एक वीडियो आपको गया होगा तो उसमें हमने बस आपको चैप्टर के नाम बताए थे कि कौन कौन से चैप्टर हम लोग को पढ़ना है और साथ ही साथ बैच के बारे में बताया था कि कब से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। आपको मालूम है कि हमने कहा था कि 17 तारीख से बैच आपका स्टार्ट कर देंगे, बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। आज हम लोग अपना पहला लेक्चर क्लास लेके आए हैं जिसमें हम आपको आज बायोलॉजी की पहला जो क्लासेस है वो देंगे और उसमें हम आपको पहला चैप्टर स्टार्ट करने जाएंगे। उससे पहले हम आपको कुछ चीजें बता दें। कुछ बच्चों का कमेंट्स था कि सर नोट्स कैसे मिलेगा, तो देखिए हमने पहले ही कहा था कि नोट्स जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहां आपको नोट्स मिल जाएगा। फिजिक्स की जहां तक नोट्स की बात है तो लास्ट वीडियो जो है फिजिक्स का वहां पे जाइएगा। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया कि एक ही जगह पूरा संपूर्ण नोट्स डाल दिया है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर किसी तरह का और भी दिक्कत लग रहा है तो आप हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा, फिर हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे कि कैसे आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। बायोलॉजी की क्लासेस आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इसमें हम लोग का जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर जो था हमने आपको बताया था कि हम लोग का पहला चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। ध्यान से देखिएगा, जैव प्रक्रम और साथ ही साथ हमने यहां पे लिखा था पोषण। ध्यान से देखिए, अगर हम लोग बात करें तो हम लोग के चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम और पोषण। अगर ध्यान से देखने पर हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे दो वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं। दो वर्ड कौन कौन सा यूज है जरा ध्यान से देखिए। एक वर्ड जो है वो हमारा है क्या, तो जैव प्रक्रम, और दूसरा वर्ड की बात करें तो वो हमारा है पोषण। सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो चैप्टर का नाम है और इसमें जो दो शब्द प्रयोग किए गए हैं, इन दो शब्द का मतलब क्या होता है। क्योंकि जब हम लोग इस चैप्टर के यानी आपका जो पाठ है उसके नाम से परिचित हो जाएंगे, पहले अनुमान लग जाएगा कि हमको इस पाठ के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो आइए सबसे पहला वर्ड जो है यानी जैव प्रक्रम, उसके बारे में जानते हैं। देखिए जैव प्रक्रम के बारे में जानते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है। अच्छा, उससे पहले एक बात थोड़ा सा दिमाग में रखिए, हम लोग अपना अस्तित्व कैसे बनाए रखे हैं पृथ्वी पर। हम ही लोग की बात करें या किसी भी जीव की भी अगर आप चर्चा कीजिए, कोई भी जीव है वो अपना अस्तित्व इस पृथ्वी पर कैसे बनाए हुए है। कहने का मतलब है आप कुत्ता को आज देखते हैं, आपके पिताजी के भी समय में, आपके दादाजी के भी समय में, उनके पिताजी के भी समय में, यानी बहुत पहले से अगर आप इतिहास के बारे में जानकारी रखते होंगे तो आपको मालूम होगा कि आर्य लोग तक आए थे, उस समय से कुत्तों की जानकारी थी। यानी उस समय से कुत्ते के बारे में चर्चा आप मिला होगा कि वो लोग पालतू बनाया करते थे, कुत्ता होता, ये सब जानवर के बारे में। कभी आपने सोचा कि उस समय से ये जो कुत्ते थे या अलग अलग प्रकार के जानवर थे या हम लोग थे, ये अपना अस्तित्व कैसे बनाए रखे। आखिर ये नष्ट क्यों नहीं हो गए। कुछ जीव नष्ट हो गए, कुछ अपना अस्तित्व बनाए रखे, कुछ विलुप्त हो गए। आखिर ये क्यों होता है। तो आपको पता चलेगा कि हम लोग को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए हम लोग को विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं, और जब वो सारी क्रियाएं हम लोग करते हैं तभी हम लोग का अस्तित्व बना हुआ है। अगर हम वो क्रियाएं छोड़ दें तो धीरे 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 हमारा अस्तित्व अगर होगा ये पृथ्वी से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जरा आइए इसको सरल तरीके से हम आपको बताते हैं कि अस्तित्व बनाए रखने का मतलब क्या होता है। जैसे अगर हम कहें कि मान लीजिए कि थोड़ा देर के लिए कि यहां पे एक लड़का है श्याम। अगर ये श्याम है, अगर ये क्या करे कि अपना अगर इसको अस्तित्व बनाए रखना है तो ये क्या करेगा, तो सबसे पहले आप कहिएगा कि सर ये भोजन करेगा। चलिए हम लिख दिए कि ये क्या करेगा, भोजन करेगा। फिर इसके अलावा आप कहिएगा कि सर श्वसन की क्रिया में क्या करेगा, सांस लेगा। चलिए हमने लिख दिया कि चलिए सांस लेगा। फिर आप कहिएगा कि सर इसके अलावा ये मल मूत्र को क्या करेगा, त्यागेगा। मल मूत्र त्यागेगा, क्योंकि अगर मल मूत्र नहीं त्यागेगा फिर भी इसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे भोजन, सांस लेना, मल मूत्र त्यागना, साथ ही साथ अगर इसके अलावा अगर हम लोग चर्चा करें तो आप कहिएगा कि सर इसके अलावा इसके शरीर में परिवहन का काम होगा। परिवहन का मतलब हुआ कि रक्त जो होगा वो शरीर के विभिन्न भागों में जाएगा।
इतना सारा अगर प्रोसेस कर भी ले तो श्याम क्या होगा, केवल जिंदा रहेगा, जीवित रहेगा इस पृथ्वी पर, लेकिन इसका अस्तित्व नहीं बचेगा। अस्तित्व कहने का मतलब यहां पे मानव जाति से ले लीजिएगा, क्योंकि अगर ये क्या करे कि अपने जैसा वंश पैदा नहीं करेगा तो इसका अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे आप लोग समाज में देखते होंगे, अगर किसी का क्या होता है कि बाल बच्चे पैदा न होते हैं तो हम लोग कहते हैं ना कि इसका खानदान समाप्त हो गया। कहने का मतलब हुआ कि उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। इसका मतलब कि श्याम को यहां पे जनन क्रिया से भी गुजरना पड़ेगा, अर्थात अपने जैसा बच्चा पैदा करना अनिवार्य है। अगर अपनी जैसा बच्चा पैदा वो नहीं करेगा तो आने वाले समय में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यानी अगर हम लोग इसको अच्छे ढंग से बायोलॉजी के टर्म में अगर इसको परिभाषित करें तो भोजन को हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या करना चाहता है जी, तो पोषण करना पड़ेगा। साथ ही साथ सांस को हम लोग कह देते हैं कि वो क्या करेगा, श्वसन की क्रिया से गुजरना पड़ेगा। मल मूत्र त्यागने का मतलब हम कह दें क्या कि उत्सर्जन करना पड़ेगा। ऐसे ही परिवहन हो गया, जनन हो गया। ये कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिससे श्याम को गुजरना पड़ रहा है। क्यों, तो अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए। यानी ये विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करना पड़ रहा है इस पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए। तो अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए हम लोग या अपना अनुरक्षण करने के लिए जो भिन्न भिन्न प्रकार की हम लोग क्या करते हैं, ये प्रक्रियाएं करते हैं। इन्हीं सबका सम्मिलित रूप जो होता है वो क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। अर्थात जैव प्रक्रम क्या है, तो जैव प्रक्रम जब कोई जीव अपना अनुरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की क्या करता है, क्रियाएं करता है, तो उसे हम लोग जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। हम लोग का जो ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहला टर्म ही हम लोग को पढ़ना है पोषण के बारे में। आगे अब जब 10th क्लास का बाकी सब हम लोग चैप्टर पढ़ाएंगे बायोलॉजी का, तो आपको बताएंगे कि प्रत्येक जो आपको दिख रहा है यानी पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, ये एक एक पाठ यानी एक एक चैप्टर बना दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले जैव प्रक्रम समझे कि जैव प्रक्रम में कोई जो जीव होती है या जो कोई जीव है वो अपना अनुरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की क्या करता है, क्रियाएं करता है, और वो क्रियाओं का सम्मिलित रूप जो होता है या वो सभी प्रक्रियाएं या वो सारी की सारी जितना हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, उसी को हम लोग जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। तो कौन कौन सी क्रियाएं अगर कोई पूछता है तो कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कोई जीव कौन कौन सी प्रक्रिया करता है, तो याद रखिएगा पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, जनन इत्यादि भिन्न भिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं से उसको गुजरना पड़ता है, तब जाके किसी जीव का अनुरक्षण हो पाता है। अब आते हैं हम लोग अपने चैप्टर के दूसरे वर्ड पे, जिसका हम लोग वर्ड है पोषण के बारे में। तो आइए अब समझते हैं कि ये पोषण क्या होता है। तो देखिए पोषण क्या है, तो देखिएगा आप लोग एक बचपन में वर्ड सुने होंगे कि माँ जो होती है अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती है, या जब कोई बच्चा बड़ा हो जाता है और मम्मी से क्या करता है, बदमाशी करता है, मम्मी से जवान लड़ाता है, तो देखिएगा मम्मी अक्सर ये वर्ड यूज करती है कि पाल पोस के बड़ा कर दिए तो ज्यादा होशियार बन रहे हो। तो वहां पे वो मम्मी जो होती है वो एक वर्ड यूज करती है, पाल पोस कर बड़ा करना। पाल पोस कर बड़ा करना, अगर उनसे पूछिएगा कि मम्मी पाल पोस के बड़ा करने का मतलब, तो कहेंगे आप छोटे से थे, आपको हमने क्या किया, अच्छे से देखा, खाना पिलाया, दूध पिलाया, मतलब खाना खिलाया, सॉरी, उसका दूध पिलाए, फिर आपको विभिन्न प्रकार की क्रियाएं किए, आपका हम लोग क्या किए, रक्षा किए अच्छे ढंग से, फिर आपको विभिन्न तरह की खान पान से पूरा की पूरा आपको शरीर में हम लोग क्या किया, वो विटामिन सी है या जो भी है वो सारी क्रियाएं करवाए, तब जाके आप धीरे धीरे आपका क्रमिक विकास हुआ और आप क्या हो गए, बड़े हो गए। उसी को हमने कहा कि पाल पोस के बड़ा करना। हम लोग का पोषण का मतलब यहां वही से संबंधित है, वही से उसी लॉजिक से हम लेने वाले हैं पोषण का मतलब। पोषण का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा, जरा एक सेकंड रुकिए। पोषण का मतलब होता है कि पोषक तत्व जो होते हैं उनको हम लोग प्राप्त करते हैं और अपना विकास करते हैं। सीधे सीधे याद रखिएगा, कोई भी जीव जो होता है वो पोषक तत्व को प्राप्त करना है, अर्थात उसको ग्रहण करता है और अपना क्या करता है, सर्वांगीण विकास करता है। तो पोषक तत्व को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा पोषण कहलाता है।
अब पोषक तत्व एक वर्ड यहां पे यूज हुआ है, उसको जरा देख लेते हैं। पोषक तत्व। अब देखिए पोषक तत्व कहने हमने कहा कि पोषक तत्व की प्राप्ति कर या उसको ग्रहण करने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। जैसे आप लोग पोषक तत्व में पढ़े होंगे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, इसके अलावा वसा, खनिज, ये विभिन्न तरह के प्रोटीन, इन जितने भी तत्व होते हैं वो सब पोषक तत्व होते हैं। उनको ग्रहण करना और उसका उपयोग करना हमारा क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो आपको याद है बचपन में हम लोग माँ का क्या करते हैं? दूध पीते हैं, और वहां दूध जब पीते हैं तो उसमें विभिन्न तरह के क्या होते हैं? पोषक तत्व होता है। खाना खाते हैं उसमें भी क्या होता है? पोषक तत्व पाए जाते हैं। और उन पोषक तत्वों को जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो धीरे 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 हमारे शरीर में क्या होता है? क्रमिक विकास होता है। साथ ही साथ हमारे शरीर के अंदर अगर कहीं पे क्या होता है? कोई अंग डैमेज हो जाता है, टूटता है, फूटता है, तो उन सब की मरम्मत के लिए भी पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है। और वो पोषक तत्व की प्राप्ति हम लोग किस प्रक्रिया से करते हैं? तो पोषण की प्रक्रिया से हम लोग क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो हमने दो वर्ड अभी आपको डिफाइन किया है। एक सबसे पहले बताया जैव प्रक्रम, जिसमें हमने कहा कि विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जो होती है जीव जंतु करते हैं अपना अनुरक्षण के लिए, वो प्रक्रियाएं कहलाती हैं जैव प्रक्रम, जिसमें हमने विभिन्न तरह की क्रियाएं बताया, जिसमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, जनन बताया। फिर हमने दूसरा वर्ड पोषण को बताया कि पोषण क्या है। तो हमने कहा कि पोषक तत्व को की जो प्राप्ति कर अर्थात उसको ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। अब देखिए जितना भी अगर हम लोग बात करें कि इस पृथ्वी पर जीव हैं और वो अपना पोषण करते हैं, तो पोषण को हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करने के लिए दो भागों में बांट देते हैं। याद रखिएगा पोषण को हम लोग कितने भागों में बांट देते हैं? दो भागों में बांटते हैं। याद रखिएगा एक को जो होता है सबसे पहला वो हमारा हो जाता है स्वपोषण। पहला जो होता है वो होता है स्वपोषण, और दूसरा जो होता है वो होता है परपोषण। तो दो वर्ड हम लोग को यहां पे मिलता है, एक स्वपोषण और दूसरा जो है वो कौन सा होता है? परपोषण होता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये स्वपोषण क्या होता है और परपोषण क्या होता है। ये कहां किसके प्रकार हो गए? तो याद रखिएगा पोषण के दो प्रकार होते हैं। पोषण के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो याद रखिएगा हमने कहा एक स्वपोषण और दूसरा परपोषण। अब हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि ये स्वपोषण क्या होता है और साथ ही साथ परपोषण क्या होता है। तो आइए जानते हैं हम लोग सबसे पहले स्वपोषण के बारे में कि स्वपोषण क्या होता है और यह प्रक्रिया कैसे होती है और कौन से जीव जो होते हैं वो स्वपोषण करते हैं। आइए इसको बोर्ड को हम लोग इरेज करते हैं और आपका हेडिंग डालते हैं स्वपोषण के बारे में। हम लोग का जो पहला टॉपिक था स्वपोषण के बारे में, हमने पोषण के बारे में बताया तो कहा कि पोषण जो होता है दो प्रकार का होता है, एक स्वपोषण और दूसरा परपोषण। तो हमने कहा कि सबसे पहले जानते हैं कि ये स्वपोषण क्या होता है। स्वपोषण जो होता है इसको समझते हैं, इसको याद रखिएगा। स्वपोषण को हम लोग इंग्लिश में ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं। याद रहेगा ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ जो होता है इसको अगर हम लोग तोड़ें तो दो वर्ड में तोड़ेंगे। ऑटोट्रॉफ को अगर हम लोग तोड़ दें तो याद रखिए यहां से दो वर्ड में टूटेगा, एक ऑटो और दूसरा जो होगा वो हो जाएगा हम लोग का ट्रॉफ। ध्यान से समझिएगा, हमने कहा कि जो स्वपोषण होता है इसको हम लोग ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं। ऑटोट्रॉफ को हमने दो भाग में बांट दिया, यानी इस वर्ड को एक ऑटो और दूसरा ट्रॉफ। ऑटो का मतलब क्या होता है और ट्रॉफ का मतलब क्या होता है, जरा इस वर्ड को पहले समझते हैं। ऑटो का मतलब होता है स्वतः। ऑटो का मतलब क्या होता है? स्वतः। और ट्रॉफ का मतलब होता है, याद रखिएगा, पोषण। यहां से आपको स्पष्टता पता चल रहा होगा
कि अगर इन दोनों को मिला दें तो इसका मतलब वैसा जीव जो स्वतः पोषण करे, यानी कहने का मतलब कि वैसा जीव जो अपने पोषण के लिए अर्थात भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर न हो, अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाता हो। तो वो जो प्रक्रिया होगी, जिस प्रक्रिया से वो भोजन बनाता है, अर्थात कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि थोड़ा सा कि पेड़ पौधे हैं और पेड़ पौधे अपना भोजन अगर स्वयं बनाते हैं तो पेड़ पौधे जो होंगे वो कहलाएंगे स्वपोषी। याद रखिएगा यहां पे वो क्या कहलाएंगे, स्वपोषी। लेकिन ये प्रक्रिया जो होगी वो कहलाएगी स्वपोषण। एक बार ध्यान से समझिएगा, हमने कहा कि स्वपोषण क्या है, तो हमने कहा कि इसको दो वर्ड में पहले हमने तोड़ा था, यानी स्वपोषण को हमने लिख दिया था ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप को दो भाग में बांटा था, एक ऑटो और दूसरा ट्रॉप। ऑटो का मतलब स्वतः और ट्रॉप का मतलब क्या होता है, पोषण होता है, अर्थात अपना स्वतः पोषण करने वाला जो प्रक्रिया, यानी वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपना पोषण स्वयं करे, अर्थात अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर न हो, तो उस प्रक्रिया को हम लोग स्वपोषण कहते हैं। उदाहरण में हमने अभी आपको बताया किसके बारे में, तो पेड़ पौधों के बारे में, कि पेड़ पौधे जो होते हैं वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं होते हैं। तो पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाने की जो इनकी प्रक्रिया होगी, अर्थात पोषण की जो प्रक्रिया होगी पेड़ पौधों में, तो पोषण की जो प्रक्रिया होगी वो कहलाएगी स्वपोषण। और पेड़ पौधे क्या कहलाएंगे, ये तो हो गई प्रक्रिया, और पेड़ पौधे कहलाएंगे स्वपोषी। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से ऑब्जेक्टिव दो तरीके से पूछ सकता है। पेड़ पौधों में पोषण किस विधि द्वारा होती है, तो याद रखिएगा कौन सा, स्वपोषण। पेड़ पौधे क्या कहलाएंगे, तो स्वपोषी कहलाएंगे, क्योंकि अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो फिर आपके दिमाग में आएगा कि मान लीजिए कि सर कुछ स्टूडेंट लोग जो होते हैं वो कहीं पढ़ने जाते हैं तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो भी क्या कहलाएंगे, स्वपोषी कहलाएंगे, और उनमें जो प्रक्रिया की जो होगी वो क्या कहलाएगी, स्वपोषण। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। पेड़ पौधे जो होते हैं वो किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, लेकिन आप कहीं पढ़ने गए हैं तो आप कहीं ना कहीं भोजन के लिए, मांस मछली के लिए जो भी अगर आप खाते हैं तो किसी ना किसी दूसरे जीव पर निर्भर हैं। तो इसलिए आप जो होंगे स्टूडेंट ही रहिएगा, आप स्वपोषी नहीं कहलाइएगा, लेकिन पेड़ पौधे जो होंगे वो स्वपोषी कहलाएंगे, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगर हम लोग पोषण की दृष्टि से देखें तो पेड़ पौधों को हम लोग तीन भागों में बांट सकते हैं। पोषण की दृष्टि से अगर ध्यान दें, यहां पे हम लिख देते हैं, तरह देखिएगा, पोषण की दृष्टि से, पोषण की दृष्टि से, अगर पोषण की दृष्टि से देखें तो पेड़ पौधे में अगर हम लोग उसका वर्गीकृत करें तो तीन भागों में बांट सकते हैं। एक स्वपोषी, दूसरा मृतजीवी, तीसरा परजीवी। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि अगर पोषण की दृष्टि से पेड़ पौधों को बांटे तो तीन भाग में हम लोग बांट सकते हैं। कुछ पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, उनमें से कुछ मृतजीवी होते हैं और कुछ परजीवी होते हैं। आइए कुछ उनका उदाहरण देते हैं, आपको समझ में आएगा। अगर स्वपोषी की बात करें तो आप लगभग जितना पेड़ पौधा देखते हैं, जैसे आम हो गया, आप कोई भी यहाँ पे आप चलिए सेब का पेड़ हो गया, आपके यहाँ अमरूद का पेड़ है, ये सब केला का जो पौधा होता है, ये सब जितना भी आप देखते हैं वो सब स्वपोषी कहलाते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं। मृत जीवी की अगर बात करें तो इसमें याद रखिएगा एक पौधा आता है जिसको हम लोग कह सकते हैं गोबर छत्ता।
गोबर छत्ता जो होता है, याद रखिएगा, वो मृत जीवी होता है। क्योंकि वो क्या होता है कि मरे हुए जीवों पर या मरे हुए जो जीव होते हैं उससे पोषक तत्वों की प्राप्ति करके अपना पोषण का काम करता है। तो जो गोबर छत्ता होगा वो किस कैटेगरी में आएगा? तो याद रखिएगा, मृत जीवी की कैटेगरी में आएगा। वैसे ही अगर बात करें कि परजीवी के बारे में, तो परजीवी की श्रेणी में एक आता है जिसको हम लोग कहते हैं अमर बेल। अमर बेल जो होता है वो परजीवी होता है। परजीवी आगे हम पढ़ाएंगे आपको परजीवी क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा हम यहां पे आपको समझा दें कि वैसा जीव जो क्या करता है, अपना पोषण जो करे वो किसी दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी रूप से रहकर या अस्थायी रूप से रह के अपना पोषण की प्रक्रिया करता हो। अमर बेल जो होता है वो किसी दूसरे पौधे पे रहकर अपना पोषण का काम करता है। जैसे आप लोग अमर बेल का अगर नहीं देखे होंगे तो गांव में कभी आप जाइए, अगर गांव के हैं तो आप जरूर देखे होंगे। आप देखिएगा किसी किसी पेड़ पौधा जो होता है उसके ऊपर पीला पीला पतला पतला धागे जैसी संरचना आपको जाली के जैसी नजर आती है, वो कहलाता है अमर बेल। आप ध्यान से देखिएगा तो ना तो उसमें जड़ होती है और ना ही उसमें पत्ते पाए जाते हैं। वो जिस पौधा पे या जिस पेड़ पे रहता है उसी से अपना क्या करता है, पोषक तत्व प्राप्त कर लेता है और अपनी पोषण की प्रक्रिया कंप्लीट कर लेता है। अर्थात वो अपना भोजन बनाता नहीं है, पेड़ पौधों के साथ अस्थायी रूप से रहकर अपना पोषण का काम करता है। तो अमर बेल जो होगा वो क्या कहलाएगा? परजीवी में हो जाएगा। गोबर छत्ता हमने कहा कि क्या होगा? मृत जीवी होगा। और जनरली आप जितना भी लगभग आम, अमरूद, बरगद, पीपल, ये सब जितना भी पेड़ देखे हैं वो सब स्वपोषी होते हैं और वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब हम लोग को आगे जो पढ़ना है वो इन दोनों के बारे में नहीं पढ़ना है, मतलब गोबर छत्ता और बेल के बारे में उतना नहीं जानने वाले हैं। हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं स्वपोषी पेड़ पौधों के बारे में कि ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं, कौन सी प्रक्रिया करते हैं, कैसे अपना भोजन का निर्माण करते हैं और कैसे उसका उपयोग करते हैं और भोजन कहां बनता है। ये सारी चीज हम लोग आगे जानने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से रिपीट करते हैं, हमने क्या क्या बताया। हमने सबसे पहले आपको बताया जैव प्रक्रम के बारे में, फिर हमने बताया पोषण के बारे में, फिर हमने कहा कि पोषण दो प्रकार का हमने कहा, एक स्वपोषण और दूसरा परपोषण। स्वपोषण को हमने कहा कि हम लोग ऑटोट्रॉप भी कहते हैं। ऑटोट्रॉप को दो वर्ड में हमने तोड़ दिया, दो भागों में, ऑटो और ट्रॉप। ऑटो का मतलब हमने कहा स्वतः, ट्रॉप का मतलब पोषण। अर्थात वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपना पोषण या अपना भोजन स्वयं बनाता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वपोषण कहलाती है। और वह जीव जो होता है वो स्वपोषी कहलाता है। और इसका उदाहरण हमने दिया कि पेड़ पौधे जितने होते हैं और वो सभी क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं, पोषण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इनको तीन भाग में बांट सकते हैं। कुछ पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, कुछ मृत जीवी होते हैं और कुछ परजीवी होते हैं। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्वपोषी जो पेड़ पौधे होते हैं उनके बारे में डिटेल से जानेंगे कि वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो आइए हम लोग का अब हेडिंग डालिएगा, स्वपोषी पेड़ पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया या उनका पोषण। आइए अब समझते हैं स्वपोषी पेड़ पौधों में पोषण की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, उसको समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि स्वपोषी पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, फिर जानेंगे कि वो प्रक्रिया क्या है और सारी चीजें वो जानेंगे। पहले जानते हैं कि वो कैसे भोजन बनाते हैं। तो पेड़ पौधों में अगर हम लोग बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें तो उनकी जो होती है वो क्या होती है? तो उनकी पत्तियां होती हैं। याद रखिएगा, पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। पेड़ पौधों में पत्तियां जो होती है इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि पेड़ पौधों में जो भोजन का निर्माण होता है वो पत्तियों में होता है। पत्तियों में क्या होता है? तो एक याद रखिएगा लवक पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं हरित लवक। अब यहां पे आप याद रखिएगा क्लास 9th में जब आप पढ़े होंगे लवक के बारे में तो वहां आपको बताया गया होगा कि लवक जो होते हैं तीन प्रकार के आप पढ़े होंगे। एक वर्णी लवक, दूसरा अवर्णी लवक और
तीसरा आप पढ़े होंगे हरित लवक के बारे में। आपको पता होना चाहिए वर्णी लवक जो होता है वो फूल और फलों में पाया जाता है, जिसकी वजह से उनका रंग अलग अलग पाया जाता है। अवर्णी लवक तना और जड़ों में पाया जाता है, जिसकी वजह से उनका कोई विशेष रंग नहीं होता है। और साथ ही साथ हरित लवक जो होता है वो पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, जिसकी वजह से वो हरा रंग का हमें नजर आता है। तो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है उसमें पाया जाता है हरित लवक। हरित लवक जो होता है उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट के नाम से। याद रखिएगा, हरित लवक को हम लोग क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। याद रखिएगा क्या हमने कहा कि पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है उसमें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। साथ ही साथ क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होती हैं ये हमारे भूमि से जल को ग्रहण करते हैं। वायुमंडल से अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा, वायुमंडल से ये CO2 गैस को लेते हैं। पहले से क्या उपस्थित है तो हरित लवक उपस्थित है। और सूर्य का प्रकाश, यहां पे हम लिख देते हैं सूर्य, और यहां से वो क्या लेते हैं तो सूर्य का प्रकाश लेते हैं। और जब ये सारी यहां पे जितनी भी छोटे छोटे टर्म यानी जो जितनी भी यहां पे आवश्यक सामग्री है वो आपस में मिलता है तो पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन बनाते हैं। और भोजन बनाने के उपरांत वो क्या क्या निर्माण करते हैं तो याद रखिएगा, वो निर्माण करते हैं ग्लूकोज का, और साथ ही साथ वो ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो जनरली आप यहां पे समझिएगा, हमने कहा कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो हमने कहा कि पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उसमें पाया जाता है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से वो उसका रंग हरा रहता है। ये आप पहले से पढ़े। ये हरित लवक में ही भोजन बनाने की प्रक्रिया जो होती है संपन्न होती है। हरित लवक की उपस्थिति में साथ ही साथ सूर्य का प्रकाश, वायुमंडल से CO2 गैस, भूमि से जल, ये सब लेने के बाद पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन बनाते हैं। और भोजन बनाने के उपरांत वो किस का निर्माण करते हैं तो ग्लूकोज का, और साथ ही साथ ऑक्सीजन का वो क्या करते हैं निर्माण करते हैं। और जब ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं तो ये ऑक्सीजन गैस होती है वायुमंडल में इसको मुक्त कर देते हैं। और ये जो ग्लूकोज होता है वो क्या हो जाता है कि पेड़ पौधे इसका उपयोग करते हैं और कुछ भाग को वो संचित करने का काम करते हैं। याद रखिएगा, ये जितनी भी पूरी की पूरी हमने ये प्रक्रिया बताई, यानी जिस प्रक्रिया से देख रहे हैं इसमें पूरा का पूरा ये टर्म जो है जिसमें पेड़ पौधों को हमने बताया कि वो अपना भोजन बनाने का काम करते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण। तो आप समझ रहे होंगे कि हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं तो उस प्रक्रिया का नाम है, याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रक्रिया क्या है? तो हमने क्या कहा कि पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी पत्तियों में क्या पाया जाता है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जड़ के द्वारा वो क्या ग्रहण करते हैं जल, वायुमंडल से CO2 गैस, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये लोग अपना भोजन बनाते हैं। और भोजन बनाने के उपरांत किसका निर्माण करते हैं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा, ये तो हो गया, हमने कहा कि भाई प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या है, तो जिस प्रक्रिया से पेड़ पौधे अपना भोजन बना रहे हैं और किसकी किसकी उपस्थिति अनिवार्य है। तो याद रखिएगा, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ये आपका क्लोरोप्लास्ट, लवक जो है ये। अब देखिए यहां पे अगर हमने उस समय से आपको बता रहा कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में जो क्या होता है पूरी की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसमें एक वर्णक पाया जाता है। याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट जो है
इसमें एक वर्णक पाया जाता है जिस वर्णक को हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। एक वर्णक पाया जाता है जिस वर्णक का क्या नाम है? क्लोरोफिल। तो हम लोग अब डायरेक्ट ये ना बोलेंगे कि क्लोरोप्लास्ट, बल्कि ये कहेंगे कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्लोरोप्लास्ट होता है, पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। ये एक तरह का क्या है? लवक है। और उस लवक के अंदर एक क्या पाया जाता है? तो पिगमेंट पाया जाता है। सीधे सीधे समझिएगा, एक वर्णक के अंदर आप छोटा सा समझिए कि वो क्या होता है? एक तरह का पिगमेंट, जिसको हम लोग क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। तो अगर हम लोग इसको डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो आइए इसको थोड़ा सा हम शब्द समीकरण से आपको समझाते हैं। शब्द समीकरण में हम लोग क्या लिखेंगे? तो जरा समझिए, यहां पे अगर हम यहां पे लिख दें कि CO2 यानी यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड लिख देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल, एरो का निशान दे दीजिए। यहां पे क्या और लगा है? तो सूर्य का प्रकाश। अब देखिए, यहां पे क्लोरोप्लास्ट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्लोरोफिल लिखेंगे। तो यहां लिख देते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, ये एक तरह का क्या है? वर्णक है। यहां पे हम लिख देते हैं यह एक प्रकार का क्या है? वर्णक है, जो कहां पाया जाता है? तो याद रखिएगा, ये पाया जाता है कहां पे? तो क्लोरोप्लास्ट में। और यहां पे निर्माण किस चीज का हो जाएगा? तो हो जाएगा ग्लूकोज का और साथ ही साथ ऑक्सीजन का। तो आप अब अपने से भी इसको परिभाषित कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या है। तो याद रखिएगा, हम एक बार अच्छे ढंग से इसकी परिभाषा बताते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या है? हमने कहा कि वैसी प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 ग्रहण करके, भूमि से जल ग्रहण करके, अपनी पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाने वाले क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाने का काम करते हैं, अर्थात ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। यहां पे ध्यान रखिएगा कि सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें याद रखिएगा पेड़ पौधे जो होते हैं उसके विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में भी संचित करने का काम करते हैं। तो याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि सूर्य का प्रकाश जो होता है उसको पेड़ पौधे किस रूप में, ऊर्जा के किस रूप में संचित करने का काम करते हैं? तो वो होते हैं रासायनिक। हम यहां पे लिख दिए हैं रासायनिक ऊर्जा के रूप में वो लोग संचित करने का भी काम करते हैं। तो ये था प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। अब जरा इसको हमने कहा कि भाई इसको हम लोग शब्द समीकरण में लिखे हैं, अगर इसको सांकेतिक रूप में अगर पूछ दे कि समीकरण के रूप में दर्शाइए तो कैसे समीकरण के रूप में दर्शाएंगे, वो जरा हम लोग देखते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि आप बताइए कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जो होती है उसका रासायनिक सूत्र के द्वारा या समीकरण के द्वारा दर्शाने का काम कीजिए। तो आइए हम लोग उसको दर्शाते हैं, उसको समीकरण के रूप में। तो सबसे पहले याद रखिएगा 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O, एरो का निशान दीजिएगा, सूर्य का प्रकाश, यहां पे क्या लिखेंगे? क्लोरोफिल लिखेंगे। अब क्लोरोप्लास्ट क्यों नहीं लिखेंगे? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, इसीलिए हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे? क्लोरोफिल। किसका निर्माण होता है? तो याद रखिएगा C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। अब वहां पे जब हम आपको शब्द समीकरण बता रहे थे तो वहां पे हमने आपको कहा था कि ग्लूकोज और साथ साथ ऑक्सीजन ही लिखा था,
वहां पे जल का हम लोग जिक्र नहीं किए थे, क्योंकि मुख्य उत्पाद जो होता है वो याद रखिएगा वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन ही होता है, इसलिए हमने वहां पे जल का जिक्र नहीं किया था। लेकिन यहां पे समीकरण के रूप में हमने आपको उसको दर्शा दिया है कि किस किस का निर्माण होता है। तो इस समीकरण को आप लोग ध्यान से देखिए और इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस समीकरण को याद कर लिए तो परिभाषा भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का परिभाषा क्या होता है, क्योंकि आप यहां से तुरंत देख के बता दीजिएगा कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की सारी प्रक्रियाओं यानी इन सबकी उपस्थिति में पेड़ पौधे जो होते हैं ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, अब जरा यहां पे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जब हम आपको बता रहे थे तो यहां पे हमने कहा कि पत्ती जो होती है, ध्यान से समझिएगा, हमने कहा कि जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं इसमें हमने कहा था कि पाया जाता है क्या, तो क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। यही चीज हमने कहा था कि पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, और साथ ही साथ क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। पेड़ पौधों की अगर बात करें तो पूरा का पूरा अगर प्रोसेस की बात करें तो वो कहां हो रहा है, तो याद रखिएगा पेड़ पौधों के पत्ती में। तो इसलिए हम लोग पेड़ पौधों की पत्ती की अगर बात करें तो ये एक अंग है, और अंग कैसा इसको नाम देंगे, तो इसको देंगे प्रकाश संश्लेषी अंग। क्या नाम देंगे इसका, प्रकाश संश्लेषी अंग। किसको बोलेंगे, तो पत्ती को, क्योंकि जितनी भी प्रक्रिया हो रही है वो सब का सब कहां संपन्न हो रहा है, पत्ती में। ऐसे ही आप याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। याद रखिएगा, यहां पे हम लिख देते हैं प्रकाश संश्लेषी अंगक। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, इसमें हमने पत्तियों को अंग कहा है और क्लोरोप्लास्ट को अंगक कहा है। आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में यह बार बार पूछता है कि निम्नलिखित में से पेड़ पौधों के प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है, तो आपको याद होना जरूरी है क्या आती है, पत्तियां। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया कि निम्नलिखित में से पेड़ पौधों के प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है, तो कहां हो जाएगा आंसर, क्लोरोप्लास्ट। तो इसलिए आपको यहां पे ध्यान देना जरूरी है कि पेड़ पौधों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषी अंग है, जबकि क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषी क्या है, अंगक है। अब कभी कभी क्वेश्चन यहां से एक दो बार एग्जाम में पूछ चुका है कि पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उसको प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं। तो जरा समझिएगा, चूंकि प्रकाश संश्लेषण की जितनी भी प्रक्रिया होती है उसमें जितना भी प्रक्रिया के अंतर्गत जितनी भी घटनाएं घटती हैं वो सभी की सभी कहां से घटती हैं, तो पत्तियों में घटती हैं। अर्थात भोजन बनाने का काम भी अगर बात करें तो कहां होता है, पत्तियों में होता है। इसीलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आप 9th में भी पढ़े होंगे तो वहां पे आपको याद होना चाहिए कि पत्तियों को पेड़ पौधों का रसोई घर भी कहा जाता था। क्यों रसोई घर कहा जाता था, क्योंकि पेड़ पौधों में जो भोजन का निर्माण होता है वो कहां होता है, पत्तियों में होता है। इसीलिए पत्तियों को रसोई घर के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया कहां संपन्न होती है, तो पत्तियों में संपन्न होती है। अब देखिए, जब हम आपको इस प्रक्रिया को समझा रहे थे तो उस दौरान हमने आपको कहा था कि वायुमंडल से पेड़ पौधे जो होते हैं वो CO2 गैस ग्रहण करते हैं। तो CO2 गैस ग्रहण करते हैं तो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं
उसमें ये गैस अंदर कैसे जाता है, किसके द्वारा जाता है? अगर ऑक्सीजन का निर्माण होता है, निकलता है, तो वो कैसे निकलता है? तो आइए वो समझते हैं कि पेड़ पौधों की पत्तियों में ऐसा क्या पाया जाता है जिसकी सहायता से गैसों का आदान प्रदान होता है। तो याद रखिएगा, हम यहां पे लिख देते हैं कि जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं, इसमें पाया जाता है, एक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसको एस्टोमटा कहा जाता है। एस्टोमटा, या इसको याद रखेगा रंध्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्टोमटा या रंध्र के नाम से भी जाना जाता है। ये एस्टोमटा और रंध्र क्या होते हैं? तो याद रखिएगा, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं पेड़ पौधों की पत्तियों में, और उसी के द्वारा, एस्टोमटा या रंध्र के द्वारा पेड़ पौधे जो होते हैं वो गैसों का आदान प्रदान करते हैं। गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया के द्वारा करते हैं? तो याद रखिएगा, वो गैसों का आदान प्रदान की बात करें तो वो विसरण की प्रक्रिया से संपन्न करते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेड़ पौधों की पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया के तहत होता है? तो वो कौन सी प्रक्रिया? विसरण की प्रक्रिया। गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? तो एस्टोमटा या रंध्र के द्वारा होता है। ये रंध्र जो होता है ना, वो सेम के बीज की आकृति की अगर हम लोग बात करें तो इस तरह की आकृति का ये लगभग होता है। इसमें क्या होता है, जब नीचे से पेड़ पौधे जल को ग्रहण करते हैं तो धीरे धीरे जब पेड़ पौधे जल को ग्रहण करते हैं तो उसमें जल का लेवल जब बढ़ता है तो ये एस्टोमटा जो होता है वो क्या हो जाता है? खुल जाता है। और जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो आपको मालूम है कि वहां पे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, यानी पेड़ पौधों का जो जल होता है वो वाष्प बन के उड़ जाता है, और जब वाष्प बन के उड़ने लगता है तो वहां पे पेड़ पौधों की पत्तियों में जब जल का स्तर कम होने लगता है तो धीरे धीरे ये एस्टोमटा जो होता है वो बंद हो जाता है। तो याद रखिएगा, एस्टोमटा खुलता है और बंद होता है, खुलता है और बंद होता है, तो वो याद रखिएगा उसमें गैसों का भी आदान प्रदान करने का काम कर लेता है। और किस प्रक्रिया से? तो याद रखिएगा विसरण की प्रक्रिया से वो गैसों का आदान प्रदान करने का काम करता है। तो अभी तक हमने समझा कि क्या तो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उसमें पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है। तो हमने कहा कि वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं और उसके दौरान वो भोजन बनाने का काम करते हैं, अर्थात ग्लूकोज और साथ ही साथ ऑक्सीजन और जल का भी निर्माण करते हैं, और इसी प्रक्रिया के तहत वो अपना पोषण का काम कंप्लीट करते हैं। साथ ही साथ हमने कहा कि पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और उसी में ये सारी प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें एक वर्णक पाया जाता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। पेड़ पौधों की पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग, जबकि क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषी अंगक के नाम से जानते हैं। फिर हमने साथ ही साथ इसका प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जो है उसका हमने रासायनिक सूत्र भी बताया कि 6CO2 + 12H2O, सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल C6H12O6 + 6O2 और प्लस में 6H2O का निर्माण करता है। अब हम लोग देखेंगे कि पेड़ पौधे का जो ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है इसके कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि क्या सूर्य का प्रकाश अगर नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। फिर समझेंगे कि क्लोरोफिल अर्थात क्लोरोप्लास्ट अगर न रहे तो क्या प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। इसके अलावा जल कितना जरूरी है, इन सारे चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं क्योंकि आज गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है और फैन ऑन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फैन ऑन करेंगे तो आप लोग को आवाज जो होगा वो स्पष्ट सुनाई नहीं देगा। उम्मीद करते हैं कि एक से छोटे से टॉपिक में आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा
अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स कीजिएगा और बताइएगा कि सर हमको ये टॉपिक समझ में नहीं आया, हम उसको और अच्छे ढंग से बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आगे का जो क्लास होगा उसमें हम बायोलॉजी की क्लास को थोड़ा और लंबा करेंगे, थोड़ा मतलब ज्यादा ड्यूरेशन रखेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को हम लोग कवर कर सके। अगला जो क्लास होगा वो याद रखिएगा केमिस्ट्री की क्लासेस होगी। केमिस्ट्री के क्लास के बाद से जस्ट आपका मैथ का क्लास होगा, फिर उसके बाद से बायोलॉजी की क्लासेस होगी। आप लोग निरंतर वीडियो को देखते रहिए और हमारे कोड से जरूर याद रखिएगा SLS, अर्थात आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।